तो चलो भाई आज हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। ठीक है, तो पहला कौन सा रिएक्शन, हेलोजिनेशन। तो देखो भाई जैसे यहाँ पे बेंजीनिंग है, इसका Br2 से रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा ले लिया गया है, FeBr3। ये क्या कैटलिस्ट का काम करेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। बोलो, ये लुईस एसिड है। इसको क्यों दिया गया है, ताकि Br प्लस के फॉर्म में यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बन जाए। ठीक, तो देखो Br इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ से एक H, देखो एक H हटाएंगे और एक Br को अटैक करा देंगे, तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ठीक, बात समझ में आ रही है। बोलो, तो देखो ब्रोमीन इटसेल्फ नॉट सफिशिएंटली इलेक्ट्रोफाइल होता है, मतलब ब्रोमीन अकेले से रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए हमने क्या लिया, क्या ले लिया, लुईस एसिड ले लिया। ठीक है, जो कैटलिस्ट का काम करेगा। तो देखो जैसे यहाँ पर रिएक्शन कैसे, फिर देखो अगर इसकी मैग्नीशियम की बात करें हम लोग, तो देखिए भाई क्या होगा यहाँ पे। तो लुक द मैकेनिज्म, देखिए देखो Br है, FeBr3 से तो क्या होगा, देखो एक बॉन्ड इधर टूट जाएगा, देखो इधर की तरफ, तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा, निगेटिव इस पे जाके अटैच कर जाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा, देखो यही बॉन्ड देखो टूट गया, देखो ऐसे देख रहे हो। तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली Br बना देगा प्लस चार्ज। बोलो, और साथ में क्या बन जाएगा, FeBr4 और माइनस। ठीक, अब यही देखो Br देख रहे हैं यहाँ पे क्या करेगा बताओ, इस पे अटैक करेगा। तो देखो पहले सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, याद है बताया, सिग्मा बनेगा कॉम्प्लेक्स। बोलो, अरे रिंग का बॉन्ड टूटे इधर की तरफ, बताओ अगर हम रिंग के बॉन्ड को इधर तोड़ दें, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आया, Br प्लस इससे जाके अटैक कर जाएगा, तो देखो एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब कोई बेस होगा, बेस क्या मतलब, यही समझ लो बेस है, तो H प्लस को हटा देगा यहाँ से, बताओ बीच में फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो बन गया ब्रोमोबेंजीन। ठीक, एक वहां भी तो हुआ था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और लास्ट में क्या था, डीप्रोटोनेशन। ठीक, तो ये इसकी मैकेनिज्म है ब्रोमिनेशन की। ऐसे ही क्लोरीनेशन का भी पढ़ेंगे हम लोग मैकेनिज्म। तो इसमें एक और देख लो, इसी को देखो ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखो एक और हमारे पास स्टेप है दिखाने के लिए इस मैकेनिज्म को, तो हम इसको देखो ऐसे भी बात कर सकते हैं। देखिए, तो इसी मैकेनिज्म का एक और देख लीजिए आप। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल। बोलो, Br है, FeBr3 से रिएक्शन करेगा, तो कुछ देखो बनेगा ऐसा, कुछ कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। बाद में देखो यही जो है क्या होगा, देखो ये बॉन्ड टूटेगा इधर की तरफ, तो प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा इसका। बोलो, इस पे क्या प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यही Br पे अटैक किया, तो देखो फिर बन गया कॉम्प्लेक्स बना, देखो इसी का नाम क्या पड़ा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये जो प्लस चार्ज आया था, याद है, प्लस चार्ज देखो रोटेट कर जाएगा, देखो इधर रोटेट करेगा, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, इधर किया तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया, ये दिखाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स का, दिखाया गया रिजोनेंस। ठीक, उसका देखो लास्ट स्टेप में क्या, लॉस ऑफ प्रोटॉन, तो फिर देखो वही काम होगा लॉस ऑफ प्रोटॉन में। क्या होगा, देखो यही FeBr4 इस पे अटैक करेगा, H पे, H ले लेगा, और बीच में इसके फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो फिर से क्या बन गया, ये एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, और नाम क्या पड़ा इसका, ब्रोमोबेंजीन। और वही देखो H और Br माइनस जो इसमें से निकला था पहले, वो HBr बना लेगा, और FeBr3 जैसा था वैसा फिर मिल जाएगा। तो एक ऐसा काम कर रहा है, यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है। बात समझ में आई, बोलिए। ये था ब्रोमिनेशन का स्टेप। ये कैसे होता है ब्रोमिनेशन, एकदम ऐसे ही क्या क्लोरीनेशन भी होगा, अब इसकी बात भी कर लेते हैं। अब देखो एक एनर्जी डायग्राम देख लो, जिसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, देखो रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या दिखा रहा है, देखो भाई, देखो ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है, -10.8। तो बताओ प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है कि नहीं, बताइए, है ना, एनर्जी डाउन हुई, इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या हो, इसकी बढ़ गई। तो देखो ये दिखाया गया, देखो ये रिएक्टेंट का साइड, ठीक है, इनका कोलिजन होगा तो क्या होगा बताओ, रेट लिमिटिंग ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। उसके बाद देखो एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है, बोलो, ठीक है, थोड़ा एनर्जी डाउन, जिसको इंटरमीडिएट्स बोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद फिर देखो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये इसका एनर्जी प्रोफाइल है, ये पोटेंशियल एनर्जी, इधर क्या रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक, रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है, ठीक, ये दिखाया जा रहा है। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाएगा। अब देखो एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा स्टेबल। बात समझ रहे हैं, बोलिए। तो देखो यहाँ पे लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज रेट लिमिटिंग, यानी सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनना क्या, रेट लिमिटिंग फैक्टर है, एंड ट्रांजिशन स्टेट लीडिंग टू इट्स ऑक्यूपाई द हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट्स
ऑन द एनर्जी डायग्राम, तो सबसे दो हाईएस्ट पॉइंट पे है देखो एनर्जी। बोलो फिर दिस स्टेप इज स्ट्रांगली एंडोथर्मिक, बिल्कुल सही बात है, एंडोथर्मिक होगा ही, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही ना इसकी। फिर देखिए बिकॉज इट फॉर्म ए नॉन एरोमेटिक कार्बोकेटायंस, तो देखो पूछा जाए बताओ ये ज्यादा स्टेबल ये कम स्टेबल है, ये कैसा एंडोथर्मिक है क्योंकि ये कैसा बनना है, नॉन एरोमेटिक बनना है ना। फिर देखो क्यों नॉन पता है नॉन एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से डिलोकलाइज नहीं है। अगर पूरा डिलोकलाइज होता और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते तो हम उसको एंटी एरोमेटिक बोल देते, ठीक। अब देखो द सेकंड का रिएक्शन सिस्टम क्या बताइए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से एनर्जी का लॉस किया। बोलो तो पूछ सकता बताओ फर्स्ट स्टेप कैसा है एंडोथर्मिक, सेकंड कैसा हुआ एक्सोथर्मिक, एनर्जी का लॉस किया, स्टेबिलिटी इसकी बढ़ गई, ठीक। अब देखो सेम कंडीशन देखो इसकी भी है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक की सॉरी क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन की भी देख लो। देखो यहाँ पे हम Cl2 लिए हैं, बोलो एकदम सेम देखो रिएक्शन इसका भी कराया जा रहा है, देखो बोलो Cl2 कराया तो क्या बन गया क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे कौन कैटलिस्ट है FeCl3, यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 भी ले सकते थे हम लोग कैटलिस्ट में, ठीक। अब देखो यहाँ भी सेम कंडीशन, देखो इनका एक बना कॉम्प्लेक्स बना, अब यही कॉम्प्लेक्स देखो इस पे अटैक करेगा तो देखो ये बॉन्ड टूट रहा है ना, ये यहाँ प्लस चार्ज आएगा तो Cl जाके जुड़ गया, फिर देखो बना सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, यही जो बेस ना FeCl4 माइनस इस पे अटैक करेगा और H लेकर निकल जाएगा, तो लास्ट में क्या हो बताइए H ये निकल गया और आपको क्या बन गया बताइए क्लोरोबेंजीन। तो सेम स्टेप वैसे जैसे ब्रोमिनेशन का था, ठीक। अब देखो यहाँ पे लिखा है फेरिक ब्रोमाइड एंड फेरिक क्लोराइड रिएक्ट, ठीक है, रेडली विद द मॉइस्चर इन द एयर। तो अगर हम इनको लेते हैं तो अगर मॉइस्चर एयर में है तो इनका रिएक्शन इससे हो जाएगा, इसीलिए क्या होता है ड्यूरिंग हैंडलिंग विच इनएक्टिवेट देम एज कैटलिस्ट, देयरफॉर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एक्चुअल साल्ट हम लोग क्या यूज करते हैं फेरिक ब्रोमाइड या फेरिक क्लोराइड जनरेटेड इन C2, ठीक है, इन रिएक्शन मिक्सचर बाय एडिंग आयरन फिलिंग्स एंड ब्रोमीन और क्लोरीन, ओके, टू द रिएक्शन मिक्सचर। मतलब क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट इसको ना लेकर के FeBr3 को हम लोग आयरन फिलिंग से लेते हैं और Br2 ले लेते हैं। अब ये बनेगा ये, अब ये कैसा एक्ट करेगा लूज कैटलिस्ट का काम करेगा। बात समझ में आ रही है क्यों, क्योंकि ये सब कैसे होते हैं दे कैन टेक मॉइस्चर, और मॉइस्चर लेगा तो रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर पाएगा, ठीक। उसके बाद देखो सेम तरीके से ऑर्डिनेशन भी देखो होता है, बट यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा साथ में एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, याद है क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता था HI, और HI का ऐसा एजेंट था रिड्यूसिंग एजेंट, रिएक्शन को क्या कर देगा रिवर्स कर देगा। तो दिस रिएक्शन कैन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद है HiO3 लिया गया था, HNO3 लिया गया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, ठीक। तो आयोडोबेंजीन भी ऐसे ही होगा जैसे हुआ था क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी किसके बारे में क्लोरिनेशन के बारे में या हेलोजिनेशन के बारे में, ठीक। सेकंड देखो इसका जो रिएक्शंस है, अच्छा इसी में देख लो और पूछ लेगा बताओ, चलो तो मान लो क्लोरिनेशन ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब अगर आर्थोपैरा डायरेक्टर्स की बात भी करेंगे हम लोग, जैसे कह देगा बताइए कि ये दे देगा आपको बेंजीन रिंग, इस पे दे दिया CH3, और कहा बताओ भाई इसका Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये कैसा डायरेक्टर है बताओ आर्थोपैरा डायरेक्टर है, तो Cl कहाँ अटैक करेगा, एक बार आर्थोप करेगा या कहाँ पे करेगा पैरा पे करेगा। तो बोलो क्या मिलता आपको बताइए, आर्थो पे मिलता आपको Cl CH3 के रिस्पेक्ट में, और कहाँ मिलता बताइए पैरा पे मिलता। बोलिए जनरली पैरा वाले क्या होते हैं मेजर प्रोडक्ट होते हैं हिंड्रेंस की वजह से, ठीक। अगर यहीं पर क्या देता बताइए, अगर इसी में आपको देता कुछ मेटा डायरेक्टर देता तब क्या करते, जैसे NO2 दे दिया, तो NO2 कैसा डायरेक्टर है, ये मेटा डायरेक्टर है। बोलो इसका माइनस आर इफेक्ट होता है ना, तो इसका जब हम लोग क्लोरिनेशन कराते तो क्या होता, बोलो अगर हम इसका कराते क्लोरिनेशन तो आपको क्या करना था बताइए, Cl कहाँ बताइए ऐड करना था आपको, इसके पैरा पे, सॉरी कहाँ पे, इसके मेटा पे आपको ऐड करना था। तो NO2 के रेस्पेक्ट में कहाँ Cl ऐड होगा, इसके मेटा पे। ये भी ध्यान देना है क्लोरिनेशन तो बेंजीन का ही है, लेकिन अगर कोई डायरेक्टर ऊपर बैठा है ना तो उसके अकॉर्डिंग क्लोरिनेशन होगा, ठीक। अभी सिर्फ बेंजीन अकेले था तो आप कहीं भी लगा सकते थे Br या कहीं भी लगा सकते थे Cl, ठीक। तो नेक्स्ट देखो आपको पढ़ना है नाइट्रेशन।
नाइट्रेशन में देखो क्या भाई यहाँ पे बनेगा इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस, इसका नाम क्या होता है नाइट्रोनियम आयंस। स्ट्रक्चर देख लो, पूछा जाता है बताओ इसका बॉन्ड कितना होता है, तो NO2 अगर पूछ ले बताओ तो ये कैसा है sp हाइब्रिडाइज, 2 सिग्मा बॉन्ड है ना, और इनका कितना होगा बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, और शेप कैसा होगा लीनियर, ये ध्यान देना। ठीक, यहां देखो कौन कौन से रीजन ले सकते हैं, देखो भाई हम लोग, अच्छा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन बेस नाइट्रिक एसिड रिक्वायर्ड सल्फ्यूरिक एसिड एट कैटलिस्ट, अभी बताए थे ना कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, एसिड का काम करता है इसके लिए, और ये NO2 को जनरेशन में हेल्प करता है। अब देखो रीजेंट्स क्या क्या ले सकते हैं, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट H2SO4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। ठीक, ये ध्यान देना। फिर ये सब भी देखो ले सकते हैं हम लोग N2O5 NO2 ओके प्लस BF4 माइनस NO2 प्लस PF6 माइनस, ये सब भी ले सकते हैं हम लोग, इनको हम क्या बोलते हैं नाइट्रेटिंग साल्ट बोलते हैं। ठीक, और या सिर्फ कंसंट्रेट हम लोग नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशंस हैं देखो, तो देखो बात करते हैं, देखो हम लोग जैसे देखो कंडीशंस क्या है, देखो भाई अब अगर हम 60 डिग्री बात करें और नाइट्रेटिंग मिक्सचर ले लें तो आपको क्या बनेगा नाइट्रोबेंजीन बनेगा। ठीक, लेकिन अगर टेम्परेचर 90 से 100 कर देंगे तो पता है क्या होगा, इसके 2 पॉइंट पे आपको मिलेगा NO2 ग्रुप, मेटा पे और मतलब 1 पे मिलेगा और 3 नंबर पे मिलेगा इसके क्या रिंग के रिस्पेक्ट में, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे, तो ये क्या हो जाएगा बताओ मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। कब, याद रखना टेम्परेचर कब, सब कुछ सही है लेकिन देखो टेम्परेचर चेंज कर दिया गया, 90 से 100 डिग्री पे कर दिया। अब वही देखो टेम्परेचर क्या कर दें हम लोग, अच्छा टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोग फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड लेते हैं, खाली फ्यूमिंग मतलब समझते हो, इसमें वेपर्स होते हैं नाइट्रिक एसिड की, तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड अगर लेते हैं हम लोग और टेम्परेचर 100 डिग्री कर दें तो देखो 135 क्या मिलेगा आपको ट्राई नाइट्रो बेंजीन। तो ये कंडीशन आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक बेटा, कि अगर ऐसा कुछ पूछे जनरली तो हम लोग बात करेंगे नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। ठीक, लेकिन टेम्परेचर और कुछ कंडीशंस अगर चेंज कर देंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। इसी को देखो हम लोग सिमेट्रिकल बोल देते हैं, सिमेट्रिकल क्यों बोलते हैं पता ना, 135 पे है ना, तो सिमेट्रिकल ट्राइनाइट्रोबेंजीन बोल देते हैं या सिम लिख देते हैं इसको। ठीक, इसके जगह एक आपको ये ध्यान देना। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब बेंजीन देखो कहा है, बेंजीन सो नो नाइट्रेशन विद द डाइल्यूट HNO3, उसका देखो नाइट्रेशन ब्रॉट बाय एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड ऑफन कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक, क्यों, HNO3 कैसा होता है वीक नाइट्रेटिंग एजेंट होता है, लेकिन वेरेज मिक्सचर ऑफ स्ट्रांग नाइट्रेटिंग मिक्सचर टेकन तो दे बिकम गुड नाइट्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ भी देखो हम लोग 3 स्टेप यहाँ भी पढ़ते थे ना हम लोग कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स एंड देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज डीप्रोटोनेशन। तो यहाँ भी देखो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होता है, देखो ये तो बताया था ना नाइट्रेशन वाला, HNO3 है, H2SO4 से इसका बताओ रिएक्शन कराएंगे हम लोग तो क्या होगा, देखो यही इसका जो एक H इस पे जाके अटैक करेगा, तो बोलो हो गया, प्लस चार्ज यहाँ पे आया, अब बांधा टूट जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ NO2 प्लस, देखो बन गया। यहाँ पे देखो एसिड कैसा काम, ये कैसा काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है। कौन सा एसिड, ब्रांस्टेड एसिड, ब्रांस्टेड साहब ने क्या कहा था प्रोटॉन डोनर होगा तो एसिड, और ये कैसा काम करेगा यहाँ पे ब्रांस्टेड बेस का काम करेगा। ठीक, प्रोटॉन एक्सेप्टर है ये। तो यहाँ देखो क्या मिल रहा है आपको NO2 मिल रहा है बताओ प्लस के फॉर्म में, यही आपका क्या इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक, यही रिंग पे अटैक करने वाला है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ लिखा ना पर्पज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द रिएक्शन इज टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयंस। इसका पर्पज क्या है भाई, ज्यादा से ज्यादा NO2 प्लस बने, जितना ज्यादा अच्छा बनेगा उतने अच्छा क्या होगा नाइट्रेशन होगा। अब देखो और तरीके से बना सकते थे, देखो हम लोग और भी इसमें दिया है कि भाई NO2 और तरीके से कैसे बनाते, देखो तो यहाँ देखिए, यहाँ देखो N2O5 लिया गया है, देखो इससे भी देखो NO2 प्लस बनना है। ठीक, फिर देखो फिर कंसंट्रेट HNO3 एलोन ले लें हम लोग, तो कंसंट्रेट HNO3 से भी देखो NO2 प्लस बनना, देखो समझ रहे हैं। तो आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर से बना सकते थे NO2 प्लस, इन दोनों कंडीशन से भी बना सकते थे NO2 प्लस। ठीक, अब सेकंड स्टेप में देखो क्या होता है भाई, बोलिए, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा बताइए, वही काम फिर NO2 अटैक करेगा रिंग के ऊपर तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनका रिजोनेंस होगा, उसके बाद क्या होगा लास्ट में कुछ ऐसा दिखाई दे पड़ेगा हाइब्रिड के फॉर्म में, और थर्ड स्टेप में क्या होगा भाई इसका लॉस ऑफ प्रोटॉन, बोलिए, तो लॉस ऑफ प्रोटॉन्स हो गए जिसकी वजह से क्या बन गया फिर से आपका नाइट्रोबेंजीन। ठीक, रिएक्शन कैसा होगा फास्ट, इससे पहले कैसा रिएक्शन था स्लो,
क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इससे जो सेकंड स्टेप था ना वही कैसा है, रिडिटरमाइनिंग स्टेप है आपका। ठीक, अब एक जनरल मैकेनिज्म की बात कर ले देखो हम लोग। ठीक है, अगर आपको एक जनरल मैकेनिज्म लिखना हो तो कैसे लिखेंगे देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, तो जो भी आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर भी क्या किया गया, देखो नाइट्रिक एसिड H2SO4, ये टूटेगा इधर, इसका H+ फ्री होगा, ये इस पे अटैक करेगा ही करेगा, तो हो गया। देखो कुछ ऐसी कंडीशन बनी, बॉन्ड टूट गया, देखो NO2 फ्री हो गया। अब यही NO2 किस पे अटैक करेगा, रिंग पे अटैक करेगा, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर देखो ये बेस क्या करेगा, H+ को हटा देगा, तो हो गया डिप्रोटोनेशन, और फिर से क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। ठीक, तो दोनों में से जो भी आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाए। अब कुछ और देखो इसके पॉइंट जो नोट करने होते हैं आपको, ये तो जनरल पार्ट था। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, देखो एनिलीन्स कैन नॉट बी नाइट्रेटेड बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड प्राइमरी एमीन्स आर इजीली ऑक्सीडाइज। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपको आंसर में दिया भी गया है, कि अगर हम लोग क्या करते हैं नाइट्रोबेंजीन का, हम लोग क्या सॉरी एनिलीन्स का कराते हैं नाइट्रेशन, तो क्या होता है, एनिलीन कैसा बताओ, आर्थो पैरा डायरेक्टर है ना, बोलो, लेकिन देखा कि मेटा ज्यादा बनता है, तो पैरा बनता है 51%, 47% बनता है मेटा वाला अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और 2% बनता है आर्थो वाला। तो बोला कि मेटा ज्यादा क्यों बना, तो मेटा ज्यादा क्यों बना, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड लिया गया ना, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या भाई, देखिए तो नाइट्रिक एसिड एनिलीन्स कैन बी एन एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन भी हो सकता है ये। उसके बाद जो हम बताएंगे ना, देखो नाइट्रेशन के बाद कुछ ऐसा देखो बन जाता है। देखो अगर हम एनिलीन्स की बात करें और उसका नाइट्रेशन कराया जाए, देखिए तो एनिलीन्स क्या बना देता है, कुछ ऐसा एनिलीन्स है, और हमने HNO3 लिया और साथ में H2SO4 ले लिया, तो बेसिकली इसमें क्या बन जाता है, कुछ एनिलीनियम आयंस बन जाते हैं। तो ये क्या बन गया, NH3+ चार्ज। अब बताओ कैसा डायरेक्टर होगा, आर्थो पैरा के मेटा, तो मेटा डायरेक्टर्स देखो प्लस चार्ज है, रिंग को देगा नहीं लेकिन रिंग से ले सकता है, प्लस चार्ज हुआ ना तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, ये तो ये कैसा डायरेक्टर हो गया, मेटा डायरेक्टर। बात समझ रहे हैं, इसी वजह से एनिलीन्स का जब नाइट्रेशन करते हैं हम लोग, तो मेटा भी सब सफिशिएंट अमाउंट मिलता है, मतलब पैरा के बाद सेकंड नंबर पे कौन मिलता है, मेटा, जबकि मेटा नहीं मिलना चाहिए था। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी। तो वही देखो कह रहा है कि अब हम लोग क्या करें भाई इसके लिए, तो इसको देखो दो नुकसान है, एक तो एक्सप्लोसिव कंडीशन बनाएगा एनिलीन्स, और एक क्या बनाएगा, मेटा बनाएगा ज्यादा। तो हम लोग क्या करें भाई, तो टर्सरी एरोमेटिक इमीन्स ले लेते हैं, हाउ एवर कैन बी नाइट्रेटेड बिकॉज द टर्सरी इम्यूनो ग्रुप इज ए स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, तो नाइट्रेशन इज कैरिड आउट विदाउट द नाइट्रिक एसिड इन एसिडिक एसिड, ओके, इज ए माइल्डर कॉम्बिनेशन देन नाइट्रिक एसिड इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब नाइट्रेशन कैसे करें इसका, हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ना लेकर के हमने क्या ले लिया, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड ले लिया, ये मोर एक्टिवेटर है, तो आसानी से क्या होगा बताइए, NO2 जनरेट कर देगा। तो बात समझ रहे हैं, तो आर्थो पैरा डायरेक्टर है ये, तब आपको आर्थो पैरा पे ही मिलेगा, यहाँ पे मेटा पे नहीं मिलेगा NO2। तो एक अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है ये। ठीक, चलिए बात समझ में आ रही है। फिर देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट, कौन सा है, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में देखिए क्या है भाई, यहाँ पे क्या होगा, SO3 क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रोफाइल्स का काम करेगा। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल्स फॉर सल्फोनेशन क्या है, SO3। ठीक, इल्यूस्ट्रेशन बताया गया था आपको, मल्टीपल बॉन्डेड से बॉन्डेड हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड हो मल्टीपल बॉन्ड से, तो कैसा ऐड करता था, इलेक्ट्रोफाइल का। CO2 इसमें आया था, SO2 भी आया था, याद है। तो देखो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, इसका मतलब सोल्यूशन ऑफ इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब देखो इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे SO3 अटैक करेगा, अब बाद में एक प्रोटोनेशन होगा जिससे क्या बन जाएगा, SO3H बन जाएगा। तो बेंजीन का सल्फोनेशन से क्या बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, बोलिए। बात समझ रहे हैं। फिर देखो भाई इसके मैकेनिज्म की बात कर ले हम लोग, तो देखिए मैकेनिज्म में क्या है इसका, देखिए 2 H2SO4 लिया गया, SO3 जनरेट करेगा, यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखो ये SO3 क्या करेगा बताओ, बी रिंग पे अटैक करेगा, देखो तो रिंग पे अटैक किया, बताइए बोलो, तो क्या होगा बताओ, फिर वही काम, देखो एक बांड तोड़ेंगे इधर की तरफ हम लोग, यहाँ प्लस नेगेटिव चार्ज आएगा, बताओ नेगेटिव जाके अटैक कर गया, देखो यहाँ पे, तो फिर बन गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर देखो पॉजिटिव रोटेट होगा, देखो बोलो लास्ट में क्या होगा बताओ, यही H+ निकल जाए तो ये कुछ बन जाएगा, बताओ। अब यही H+ ट्रांसफर कहाँ होगा बताओ, इस पे ट्रांसफर हो गया, इसका H+ निकला और एसिडिक मीडियम में है ना, तो H+ यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, तो क्या बन गया,
SO3H बन गया। तो ये क्या सल्फोनेशन का मैकेनिज्म, तो सब एक ही जैसे मैकेनिज्म है, कोई बहुत ज्यादा चीज इसके अंदर है नहीं। नहीं बेटा, एसिड एसिड देखो, एसिड जैसे एसिड है ना, तो एसिड ट्रांसफर हो गया, देखो तो कहाँ ट्रांसफर हो, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ठीक। हाँ तो यहाँ पर भी देखो, ये तो है ही है, देखो ये सब तो है ही है, देखो HSO4। अब यहाँ पे काम करेगा बताइए, अभी देखो HSO4 अभी क्या काम कर रहा था, एसिड का, यहाँ पे कैसा काम करेगा, बेस का काम करेगा, समझ रहे हैं। तो प्रोटॉन्स ऐसे ही निकलेंगे, देखो यहाँ पर भी। तो ये था सल्फोनेशन का। अब एक और देख लो इसका तरीका मैकेनिज्म का, एक तरीके से और देखो उसको समझाया जा सकता है। तो देखिए, देखो भाई H2SO4 है, यहाँ भी देखो H2SO4 लिया गया, तो देखो इसमें क्या हो रहा बताओ, एक स्क्रैच यहाँ पे ट्रांसफर हो गया एक H2SO4 को। तो अगर हम देखें तो ये बताओ कैसा काम है, देखो H+ ले रहा है, एक एसिड कैसा काम कर रहा है, बेस का, बोलो, और एक कैसा काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है। देखो जैसे यहाँ बना, देखो यहाँ पे, अब देखो ये बांड टूटेगा इधर की तरफ, बोलो, तो बांड टूटा तो बताओ इस पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। देखो अब इसका वाटर से इंटरेक्शन किया गया, तो जब वाटर से इंटरेक्शन करोगे तो इसका यही H+ क्या होगा, निकल जाएगा, इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, और देखो क्या बन गया, SO3 बन गया। ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। और बाकी देखो ये जो बचा नहीं लास्ट में, ये क्या करेगा, H+ को ले लेगा फिर से, और फिर से क्या बन जाएगा, H2SO4, ठीक। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ बताइए, अब इसी को पूरे को दिखा दिया, देखो SO3H को ही दिखा दे हम लोग अटैक करते हुए, तो अटैक करेगा तो फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, H+ यहाँ से हट जाएगा, बेस इसको हटा देगा, और क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बात समझ में आ रही है। तो दोनों में से जो भी मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हैं, ठीक। ये कहानी थी आपकी किसके बारे में, सल्फोनेशंस के बारे में। कुछ और पॉइंट देख लो भाई सल्फोनेशंस के बारे में। तो देखो, सल्फोनेशन बिलीव टू टेक प्लेस इन द कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड बाय द फॉलोइंग पाथवे। पूछा कैसा पाथवे भाई, तो देखो पहला पाथवे ऐसा कुछ बनेगा जिसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, सेकंड टाइम क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा SO3 माइनस, और बाद में H+ जाके अटैक कर जाएगा। तो ये प्रोसेस कैसा होगा, स्लो, बोलो, और ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, फास्ट। तो ये स्टेप स्लो हुआ, वो स्टेप कैसा हो गया, फास्ट हो गया, ठीक। फिर देखो सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है because of the 3 electron withdrawing oxygen atoms and the stability of its conjugate base। तो सल्फ्यूरिक एसिड के पास बताओ 3 डबल बॉन्ड ओ लगे हुए ना, इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेंगे, ठीक, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बताइए, ये कैसा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का काम कर रहा है, ठीक। अब देखो क्या सल्फोनेशन में द रिटर्निंग स्टेप कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ बेंजीन ऑन द आयन। तो बेंजीन का बताओ अटैक कहाँ पे हो रहा, बताओ अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक देखो यहाँ पे हो रहा है, ये स्लो स्टेप हुआ, और ये कैसा स्टेप हो गया आपका, डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। अब यहाँ देखो फिर से एक बार, देखो यही देखो स्टेप देखो दिखा रहा, देखो यहाँ पे देखिए, अब एक है डीसल्फोनेशन। तो डीसल्फोनेशन में क्या हुआ, जो सल्फ्यूरिक एसिड बना था ना बेंजीन के साथ मिलकर के, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना था, अब वो क्या हो जाएगा, फिर से बेंजीन में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो SO3H है, देखो बोलो, H+ रिंग पे अटैक करेगा, अब देखो ये बांड टूटेगा, अभी कौन सा हो रहा था बताओ, डीप्रोटोनेशन हो रहा था ना, अब SO3H क्या यहाँ से हट जाएगा, इसका नाम क्या होता है, डीसल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या हुआ था, इस ग्रुप को हमने बेंजीन पे ऐड कराया था, और डीसल्फोनेशन में क्या हो जाएगा, इसको हम दिखाएंगे रिमूवल करते हुए। अब इसका डायग्राम देखो, जैसा एक एनर्जी डायग्राम देख लीजिए भाई इसका, देखिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, देखो ये सल्फोनेशन का प्रोसेस है, तो ये सल्फोनेशन ऐसा हो गया, और डी कैसा, इसका रिवर्स हो जाएगा, बोलो, इधर से स्टार्ट करोगे तो हम इधर आ रहे हैं, इधर से करें इधर जा रहे हैं हम लोग, ठीक। तो ये सल्फोनेशन और डीसल्फोनेशन का हो गया। अब देखो ये ट्रांजिशन स्टेट है, यही आपका क्या डिटरमाइनिंग स्टेप था। उसके बाद कुछ ऐसा बनेगा ना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता था, याद है, और यही के बाद क्या बनता था, प्रोडक्ट, ठीक। तो ये कहानी थी आपकी सल्फोनेशंस के बारे में। अब देखो हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, फ्लक्राफ्ट रिएक्शंस के बारे में बात कर लें, ठीक। तो बोलिए